Assalamu alaikum, welcome back. Can you all hear me? Okay, चलो सही था. I am now going to start. अब हम बात करेंगे वैक्सीन्स के ऊपर. So vaccine is a biological product that safely induces an immune response in an individual that confers protection against infection and or disease on subsequent exposure to that pathogen. अब इसमें keywords क्या हैं? ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है. ये क्या करती है? एक इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करती है जो प्रोटेक्शन देता है. और कब होता है? जब दोबारा वो पैथोजन आए, यानी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर. यानी ये कि ये वैक्सीन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देता है और आपको जो है ये इस काबिल करता है कि बॉडी फिर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दे सके. ठीक है. अच्छा, अब इम्पैक्ट क्या हुआ है वैक्सीनेशन का जब से वैक्सीनेशन आई है? जब से नेशनल प्रोग्राम्स मुख्तलिफ दुनिया में किक इन हुए हैं और 1960s में मुख्तलिफ जगहों पे पहले डेवलप्ड कंट्रीज में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी स्टार्ट हुई, तो उसने बहुत सारी अंडर 5 मोर्टेलिटी को कम कर दिया. WHO एस्टिमेट करता है कि 2 से 3 मिलियन लाइव्स सेव हुई हैं जो कॉमन EPI वैक्सीन है उनसे. एंड इससे अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है वो 93 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स से रिड्यूस होकर 39 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स तक चली गई है. अगर आप मुख्तलिफ डिजीजेस का लेवल देखें तो डिफ्थेरिया और काली खांसी और ये वाले जो सारे डिजीजेस थे ये सारे के सारे नीचे नीचे हो गए हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशंस. और इन सब चीजों का फिर इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे भी, सोसाइटी पे भी, इकोनॉमिक्स पे भी. क्योंकि आपकी जब सोसाइटी जो है हेल्दी होती है तो फिर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है. तो जब वैक्सीन काम करती है तो ये हेल्थ प्रमोट करती है और इट हेल्प्स हेल्दी पीपल स्टे हेल्दी. देन क्या करती है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं प्रोटेक्ट करती, इस बात जब इंडिविजुअल प्रोटेक्ट होगा तो कम्युनिटी और एंटायर पॉपुलेशन प्रोटेक्ट होगी. और इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स की, कि बाकायदा एक डिजीज है जो एलिमिनेट हो गया, इतना खतरनाक डिजीज कि अब वो दुनिया में कहीं पाया ही नहीं जाता. और ये वो सक्सेस है जो सिर्फ वैक्सीनेशन से हुई कि पूरी दुनिया भर ने इसको अपने सारे मफादात एक तरफ करके पूरी दुनिया ने खुलूस से जो है जब वैक्सीनेशन कराई ताकि स्मॉल पॉक्स खत्म हो, तो ये एक डिजीज हमने इरेडिकेट कर दिया. और अभी कौन सा डिजीज है जिसकी इरेडिकेशन की कोशिशें हो रही हैं? कोई बताएगा कौन सा डिजीज है जो अभी सिर्फ हमारे पास पाया जा रहा है और बाकी जो है वो तकरीबन सारी दुनिया से एलिमिनेट हो गया है, सिर्फ हम हैं या अफगानिस्तान है? पोलियो. शाबाश, ठीक है. पोलियो, तभी वो पोलियो वैक्सीन मुहिम होती है और बार बार पोलियो को जो है वो टारगेट किया जाता है कि कैंपेन होती है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें शर्मिंदा हो रहा है. बाकी पूरी दुनिया से पोलियो एलिमिनेट हो गया है और सिर्फ हम और अफगानिस्तान 2 जगह रह गई हैं. और ये जो है पूरी दुनिया में से किसी के काबू में नहीं है ये जगह तो अच्छा, अब इसके अलावा ये एक रैपिड इम्पैक्ट करता है. आप देखें तो ग्लोबल बर्डन मीजल्स का भी 78% कमी आ गई है मीजल्स के अंदर बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशंस. और नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी देता है. कुछ हम आपकी इम्यूनिटी, जैसे आप स्मॉल पॉक्स है उसके खिलाफ जब वैक्सीनेशन हुई तो आप एक तो एंटीबॉडीज बनती हैं, टी सेल्स बनते हैं, लेकिन कुछ और भी होता है बॉडी में जो कि अनआइडेंटिफाइड है, जिसकी वजह से आपको और इन्फेक्शंस के खिलाफ भी प्रोटेक्शन मिलती है. ठीक है. एंड दे सेव लाइव्स एंड कॉस्ट. अब अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री पे जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग है. ये कॉन्सेप्ट वैक्सीन का नया नहीं है. 15th सेंचुरी में चाइनीज क्या करते थे कि वो स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए जो स्मॉल पॉक्स के दाने होते थे ना, उसका उसको वो जो धारे झड़ने लगते थे उसका पाउडर बना के और वो हेल्दी लोगों की नोज में डालते थे, ये सोच के कि अब इनको जो है कम अज कम स्मॉल पॉक्स ना हो. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट उस वक्त भी मौजूद था. और सही मानों में बाबाए वैक्सीन किसको कहा जाता है जिसने सबसे पहली वैक्सीन के ऊपर काम किया? कोई बताएगा? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा. बाबाए वैक्सीन किसको कहते हैं? इनाम लेना है किसी को?
वाओ, ये तो आई एम रियली, आप रियली सरप्राइज। आरफा, आपको देना पड़ेगा एक बुक, कुछ अब मैंने कह दिया है, मुझे नहीं पता आप क्या देंगी लेकिन कुछ देना पड़ेगा। एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर जो है, इसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। और वो ये है कि इसने ये ऑब्जर्व किया था कि मिल्क मेड्स जो हैं, जो कि गाय से दूध निकालती हैं, उनके हाथ में जो है ना वो होते हैं काउ पॉक्स के दाने होते हैं अक्सर, क्योंकि काउज में एक जर्म होता है मिलता जुलता, स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता, उसको काउ पॉक्स कहते हैं। तो काउ पॉक्स के उनके हाथ में अक्सर दाने होते थे। उसने ये बात ऑब्जर्व की कि इनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, क्योंकि इनको पता नहीं क्यों जिनके भी हाथ में काउ पॉक्स से दाने होते हैं, ये चाहे स्मॉल पॉक्स से एक्सपोज भी हो जाए, इनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो इसने क्या किया, ये काउ पॉक्स के दानों को जो है वो एक मिल्क मेड के उससे उठाया, उस लिक्विड को उसने एक उससे वैक्सीन बनाई, और वो एक बच्चे को लगाई, बच्चे के हाथ पे, और लगा के उसके बाद उसको उसने बहुत एक अजीब अनएथिकल काम किया था, वो अब हम कर भी नहीं सकते। लेकिन उसने क्या किया कि एक स्मॉल पॉक्स का पेशेंट था, उसके पास उस बच्चे को तीमारदारी के लिए बार बार भेजा, और उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो ये इससे उसने ये कंक्लूड किया कि कुछ तो ऐसा है काउ पॉक्स के उसके उसमें जो कि स्मॉल पॉक्स से बचा देता है। इस बेसिस पे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी, ये एडवर्ड जेनर था। और उसके बाद फिर लुई पास्चर ने रेबीज के खिलाफ वैक्सीन बनाई थी, और वो पागल कुत्ते के का फ्लूइड लेके थोड़ा सा, और उसके उसके उसको जो है ना ऑल्टर करके, और उसने वैक्सीन बनाई थी। उधर से वैक्सीन डेवलप होना शुरू हुई। फिर आप आते हैं जो सबसे, अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि वैक्सीन कितने टाइप्स की होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट भी हो गया क्योंकि लोगों को कोविड वैक्सीन में बहुत इंटरेस्ट है, वरना ये टॉक बोरिंग होती। लेकिन अब जो है लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि किस किस तरह की वैक्सीन होती हैं और हमें कौन सी वैक्सीन लग रही है। तो लाइव एटेन्युएटेड का मतलब ये कि वो जो जर्म है ना वो जिंदा है, बस उसको कुछ मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। और उसको इस तरह से मॉडिफाई किया है केमिकल वगैरह डाल के कि वो जिंदा तो है, लेकिन अब वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, ठीक है। तो वह लेकिन आपकी बॉडी को वो पहचान दे देगा ताकि नेक्स्ट टाइम बॉडी डिजीज कॉज करे। तो अभी जो ये टेक्नोलॉजी से लाइसेंस्ड वैक्सीन हैं, इनको हम लाइव वैक्सीन कहते हैं। ये MMR जो एक नाम आता है, मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, उसके अंदर होती है, येलो फीवर में होती है, BCG होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, टाइफॉइड वैक्सीन है, ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन है। ये सारी मोटी मोटी वैक्सीन याद रखें, और चिकन पॉक्स की वैक्सीन है। ये सब जो है लाइव वैक्सीन हैं, ठीक है। लाइव वैक्सीन के अंदर एक खास बात याद रखिएगा कि लाइव वैक्सीन किसी ऐसे बंदे को नहीं दी जा सकती जिसकी इम्यूनिटी कम हो। जैसे कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई इम्यूनोसप्रेसिव्स पे है, कोई HIV का पेशेंट है, इनको नहीं दी जा सकती। उसकी वजह है कि ये जो है लाइव वायरस है, ठीक है, लाइव है। तो अभी आपको तो लग रहा है कि आपने इसको चेंज कर दिया है, ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनके लिए ये चेंज्ड वायरस भी जो है बहुत होता है, और ये उनको असली में डिजीज दे देता है। यानी ये कि एक ट्रांसप्लांट पेशेंट को अगर आप ओरल पोलियो वैक्सीन पिला देंगे, उसको पोलियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसके इस तरह की जो सबसे पहली वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1798 में स्मॉल पॉक्स हुई थी, वही जो जेनर ने बनाया था, ठीक है। फिर आपके पास होता है किल्ड होल ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर अभी साइनोफार्म एग्जाम्पल लें आप, ठीक है। साइनोफार्म वैक्सीन जो आपकी है, या साइनोवैक वैक्सीन जो अभी कोविड के खिलाफ मौजूद है, वो यही है कि जो कोविड के जरासीम शुरू शुरू में चाइना में आए, चाइनीज ने क्या किया, उसको जो है उसी वक्त से उनका दिमाग चल गया कि इसको हम यूज कर लें और हमारी इकोनॉमी जो अभी कोविड ने तबाह की है हम उसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने उसको उस जरासीम को किल किया, और किल करके अब आपको किल जरासीम इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो जिसको भी ये वैक्सीन लग रही हैं उनको किल्ड जरासीम लग रहे हैं। इसकी और एग्जांपल्स जो है उसमें हेप ए भी है, रेबीज वैक्सीन है, और बाकी पोलियो की एक टाइप है जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है ना,
जो आजकल हमारी ईपीआई प्रोग्राम में अब ओरल पोलियो के साथ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी लगती है। तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है वो किल्ड वायरस है। सबसे पहले जो है जो आई थी इस तरह की, वो टाइफॉइड वैक्सीन आई थी। फिर एक होता है टॉक्सोइड, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेटनस टॉक्सोइड, डिप्थेरिया और टेटनस टॉक्सोइड। टॉक्सोइड क्या होता है? टॉक्सिन, पहले आप समझेंगे टॉक्सिन क्या चीज है। टॉक्सिन कोई बताएगा कि टॉक्सिन क्या है? टेटनस टॉक्सिन क्या चीज है? तो टेटनस टॉक्सोइड समझ आएगा। जो टेटनस का जरासीम है वो अपनी खतरनाकी उसकी टेटनस के जरासीम की वजह से नहीं है, उस टॉक्सिन की वजह से है जो टेटनस का जरासीम सिक्रीट करता है, रिलीज करता है ब्लड में। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप उस जरासीम को मार भी देंगे ना, तब भी टेटनस बॉडी में, अगर फर्ज करें वो टॉक्सिन रिलीज हो गया है, तो लॉन्ग टर्म टेटनस का इफेक्ट रहता है। सही। तो ये जो, और डिप्थेरिया के अंदर भी यही होता है, जो नेक के अंदर बड़ा सा जो बुल नेक बनती है और अंदर जो मेम्ब्रेन बनती है, वो सारी डिप्थेरिया की टॉक्सिन से बनती है। ये टॉक्सिन वो जहर है जो ये वायरस, जो ये ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है। इस टॉक्सिन को उठा के उसको चेंज करके केमिकली और उसको इनएक्टिव कर देते हैं, और उस इनएक्टिव टॉक्सिन को कहते हैं टॉक्सोइड। ठीक है, तो आपके पास जो डीपीटी की वैक्सीन है उसमें डिप्थेरिया और टेटनस का टॉक्सोइड मौजूद है। और जो आपको टीटी लगता है, जब टेटनस से बचाव के लिए, जब कोई इंजरी होती है और टेटनस से बचाव के लिए जो लगाया जाता है, वो आपको टेटनस टॉक्सोइड ही लगाया जाता है। वो 1923 में सबसे पहले डिप्थेरिया के खिलाफ बना था। फिर अब हमारे पास आते हैं सब यूनिट प्यूरिफाइड प्रोटीन्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइड्स, ये कुछ प्रोटीन्स जो उस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हैं या वायरस के अंदर मौजूद हैं, वो ये लोग ले लेके उसको प्यूरिफाई करके और वो डाल देते हैं। ठीक है, इसमें हेप बी की वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी हेप बी की वैक्सीन है जो आजकल मौजूद है, वो ये प्रोटीन वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन। ये एंथ्रैक्स के खिलाफ सबसे पहले आई थी। फिर एक है वायरस लाइक पार्टिकल। ठीक है, ये असली वायरस नहीं है। मतलब ये क्या है कि जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इस वायरस को लिया और इसके अंदर वायरस को सब खाली कर दिया। आप देखें ना, ये इंसान जब अपना दिमाग लगाए तो कितनी मुख्तलिफ चीजें कर सकता है। इतने प्लेटफॉर्म्स, इसको कहते हैं वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स, तो इतने मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स बना लिए ना इंसान ने। तो ये वायरस लाइक पार्टिकल बना लिया। फिर ये है कि आउटर मेम्ब्रेन ले ली, खाली आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल बना लिया। ठीक है, ये आप इसको करते जाए, यू नेम इट, प्रोटीन पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट। जो आपकी नीमोकोकल वैक्सीन है वो ये है, उसमें एक कैरियर प्रोटीन है और उसके साथ आपने नीमोकोकस का पॉलीसैकेराइड लगा दिया। ठीक है, और आपने ये बना ली जो हेमोफिलस और नीमोकोकल वैक्सीन है, मेनिंजोकोकल वैक्सीन है। फिर ये वो है जो कैनसाइनो जिनको लगी है, ये वो है वायरल वेक्टर। इसमें आपने क्या किया, एडिनो वायरस के अंदर कोविड का कुछ पार्ट डाल दिया। ठीक है, अब ये एडिनो वायरस वेक्टर है, वायरल वेक्टर। इबोला के खिलाफ भी यही यूज हुई है, और कैनसाइनो और भी यही है, एस्ट्राजेनेका भी यही है, जॉनसन एंड जॉनसन भी वायरल वेक्टर है। ये सारी वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो इसके अंदर इन्होंने एक एडिनो वायरस, और वो इवन वो भी स्पटनिक जो रशियन थी, तो ये, और इन्होंने डेवलप की थी इबोला के लिए। ठीक है, इबोला के लिए डेवलप करना चाह रहे थे और इबोला के लिए अब वहां पे यूज भी करना शुरू किए। तो उस वजह से एक चीज जो अच्छी हुई थी ना, कोविड वैक्सीनेशन जब बनाना शुरू की थी इन्होंने, कि इनके पास नई टेक्नोलॉजीज मौजूद थी जो ये यूज कर रहे थे इबोला की वैक्सीन बनाने के लिए और HIV की वैक्सीन बनाने की कोशिशों में। उसके लिए नए नए तजुर्बे कर रहे हैं। HIV की वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, डेंगू की अभी तक अच्छी नहीं बन पाई है। ठीक है, लेकिन उसके लिए तजुर्बे कर रहे थे कि हम ऐसे करके देख लें, ऐसे करके देख लें। तो ये इन्होंने कोविड पे अप्लाई किए, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी वैक्सीन बन गई। तो ये वायरल वेक्टर जो है, आपने इस एडिनो वायरस को अंदर बॉडी के भेजा और ये नॉन रेप्लिकेटिव कर दिया है इसको, यानी इसको जेनेटिकली इंजीनियर करके ऐसा कर दिया है कि ये एडिनो वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा बॉडी में। एक दफा बस ये आ जाएगा और ये एंटीजन अंदर पहुंचा देगा, फिर बॉडी उसको खत्म कर देगी और इस एंटीजन के खिलाफ जो है इम्यूनिटी बना देगी। फिर आपके पास ये वो है जो मॉडर्ना और फाइजर वाली वैक्सीन है, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, जिसमें RNA डाल के लिपिड कोटिंग करके और कोविड का RNA डाल के और आपको जो है वो बॉडी के अंदर डाला जाता है। और ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है जो इससे पहले यूज नहीं हुई, लेकिन ये भी एबोला और HIV के लिए यूज, मतलब कोशिश की जा रही थी, इसीलिए इनको इस टेक्नोलॉजी का पता था।
ठीक है। और कुछ जो है जो फ्यूचर में आगे आएंगी, तो जब आएंगी तो देखा जाएगा, अभी एक्सपेरिमेंटल बैक्टीरियल वेक्टर और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वेक्टर, तो अभी जो है ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स है, लेकिन ये ऊपर इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए जिनकी बेसिस पे हमारे पास टाइमलाइन में अगर हम 1750 से चलें तो अब तक बहुत सारी वैक्सीन बन चुकी हैं। ठीक है, तो वैक्सीन में होता क्या क्या है, मेन चीज तो एंटीजन है। ठीक है, ये वो चीज है जो आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स बनाएगा, और जो एंटीजन अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स बनाता है उसको कहते हैं इम्यूनोजेन, इसलिए क्योंकि उसने अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया है जो न्यूट्रलाइज कर देता है इन्फेक्शन को। ठीक है, एंटीजन के साथ एक चीज होती है एडजुवेंट, राइट। ये क्या करता है, ये एंटीजन के रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, उसके साथ मिलके काम करता है, उससे रिस्पॉन्स बनाता है। बाकी उसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीजें होती है, ये वो चीजें हैं जो रिएक्शन शायद दे सकती हैं आपको, जो आपके पोटेंशियल ट्रेस चीजें हैं ना, जैसे कुछ वैक्सीन में एग होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में कुछ कुछ एग का पोर्शन है, तो वो जो एग का पोर्शन है, तो जिनको एग एलर्जी है, अगर उनको आप उसको आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं दे सकते, उससे उनको रिएक्शन हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। किसी के अंदर यीस्ट है, लेटेक्स है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, इसके थोड़े थोड़े से कंपोनेंट्स हैं, उन्हें जितने इसको साफ करके खत्म कर देते हैं उतनी वैक्सीन से रिएक्शन कम होता है। ठीक है, फिर एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं, डायलुमेंट और सॉल्वेंट्स हैं, इनमें से किसी भी कंपोनेंट से किसी भी इंसान को रिएक्शन हो सकता है। तो रिएक्शन वो चीज है जो एक अनप्रिडिक्टेबल चीज होती है, कोशिश की जाती है कि उसको कम किया जाए, लेकिन वो रिएक्शन एक ऐसी चीज है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वैक्सीन से कितना हो रहा है, जब वो पॉपुलेशन में यूज की जाती है उसके बाद ही पता चलता है कि उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो फिर ये एक लिहाज से थोड़ा सा एक रिकैप है कि जिस तरह से वो एक माइक्रोब आता है, उसी तरह से यहाँ पे एक एंटीजन और उसका एडजुवेंट आता है और वो बाइंड करता है टू द इनेट इम्यून सिस्टम। ये इनेट इम्यून सिस्टम का सेल है, डेंड्रिटिक सेल, और यहाँ से ये एक्टिवेट होके फिर वो ये क्या करता है, CD4 सेल को एक्टिवेट करता है, और CD4 फिर आपके बी सेल को और टी सेल दोनों को एक्टिवेट करता है। बी सेल से आपको एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, और टी सेल से आपको मेमोरी, टी सेल्स एक्टिवेट होके उसकी मेमोरी दे देते हैं। अच्छा, तो अब एक बात तो ये याद रखने वाली है कि अगर कोई भी वैक्सीनेशन हो, जैसे कोविड के बाद लोग क्या कर रहे हैं, कोविड वैक्सीन लगा के अपना एंटीबॉडी लेवल चेक कर रहे हैं। ठीक है कि हमें एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी। ठीक है, तो एक तो बात ये है कि आप हर तरह की एंटीबॉडी चेक नहीं कर सकते, इसमें मल्टीपल एंटीबॉडीज बनेगी, तो आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी एंटीबॉडी चेक करनी है। ठीक है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी किसी पैथोजन के खिलाफ इफेक्टिव होती है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ठीक है, तो हमारे पास अलमिया ये है कि कमर्शलाइजेशन की वजह से बहुत सारी लैब्स क्या कर रही है, कोविड एंटीबॉडी ऑफर कर रही हैं और कह रही हैं आप चेक करें। ठीक है, लेकिन अभी तक दुनिया में ये पता ही नहीं है कि कोविड के खिलाफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कौन सी है और उसका क्या लेवल होना चाहिए जो प्रोटेक्टिव होना चाहिए। तो आपको जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, वो उसका कोई मतलब नहीं है इस वक्त। अगर आप जैसे मेरे पास रिपोर्ट लेके आए और कहें मेरी 100 आई है और कोई कहे मेरी 10 आई है, तो मैं ये नहीं कह सकती उसकी बेसिस पे कि 100 अच्छा है या 10 बुरा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, राइट। दूसरा ये कि ये एंटी, फर्स्ट करें किसी की एंटीबॉडी नहीं बनी, तब भी ये टी सेल आर्म भी तो है ना, इसको कौन चेक कर रहा है, ये भी तो है। जब बॉडी में वैक्सीन आती है तो बी सेल भी चेक बनाती है और टी सेल भी बनाती है, तो और टी सेल भी आपको प्रोटेक्शन देती है। तो अगर किसी की एंटीबॉडी फर्ज करें नहीं बनी, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं है कि उसके टी सेल भी नहीं बने। ठीक है, तो आपको यहां से भी प्रोटेक्शन मिलती है, तो ये चीज समझनी जरूरी होती है। अच्छा, फिर हम वैक्सीन क्यों लगाएं, हम इन्फेक्शन, एक ये सवाल रेज करता रहता है, और अभी कोविड में तो इसमें बहुत हीटेड डिबेट हुई थी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एंटी वैक्सर के नाम से पहचाने जाते हैं और वो कहते हैं हम वैक्सीन नहीं लगाना चाहते, और उसकी वजह यह है कि हमें जब डिजीज होगा तो हमें खुद ब खुद कुव्वत मुदाफियत बन जाएगी। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं वो बहुत प्रो वैक्सीन होते हैं, कहते हैं नहीं वैक्सीन लगाएं। ठीक है, अब इनका जो एंटी वैक्सर होते हैं, इनका जो मेन हथियार होता है वो कहते हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स। ठीक है, और दूसरा ये है कि जब हमें, जैसे कोविड के सिलसिले में, कोविड तो होगा ही होगा, अगर हमें कोविड होगा तो हम खुद ब खुद ही हमें हमारे अंदर इम्यूनिटी बन जाएगी, राइट। तो अब आप इसको चिकन पॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। अगर आप वैक्सीन जब नहीं लगाते थे और चिकन पॉक्स होती थी, ठीक है, और अभी भी होती है,
तो आपके एक तो रैश, मॉर्बिडिटी, फिर नमोनिया और एन्केफेलाइटिस का होना वो 1/1000 होता है। फिर अप टू 479% हायर रिस्क ऑफ शिंगल्स इफ अनवैक्सीनेटेड। बाद में जो शिंगल्स हो जाती है, herpes zoster, ठीक है, वो होना। बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस होते थे, हॉस्पिटलाइजेशन का एक रेट है, बर्थ डिफेक्ट्स का है और डेथ भी है, ठीक है। जबकि जब वैक्सीन आप लगा लें तो चिकन पॉक्स ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अगर होता भी है तो एक आध दिन का हल्का फुल्का होता है। और आपको मिलता क्या है बच्चों में जो इतने अरसे से है, वो सिर्फ इंजेक्शन साइड पेन और टेंडरनेस है, लो ग्रेड फीवर है, और कुछ थोड़ा सा वो इंजेक्शन साइड के अराउंड रैश मिलेगी। उसके अलावा आपने हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट कर दी, बर्थ डिफेक्ट्स प्रिवेंट कर दिए, जो नमोनिया होता था वो प्रिवेंट कर दी, ठीक है। इतनी सारी चीजें प्रिवेंट हो गई बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स बहुत रेयर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनाफिलैक्सिस है, इट ऑकर्स इन लेस देन 1/100,000, ठीक है। और वो एलर्जीज जैसे एग और लेटेक्स वगैरह, जिस जहां नोन एलर्जीज है वहां आप ना दें, सही है। एनाफिलैक्सिस का लेकिन यहाँ ये कि खास तौर से जब कोई नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो रही होती है या वैक्सीनेशन लगाई जा रही होती है, तो जहां वैक्सीन लग रही होती है वहां ये इंतजाम होना चाहिए कि अगर कोई एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो तो हम उसको मैनेज कर सके, क्योंकि वो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन होता वो बहुत रेयर है। बहुत सारे लोग एक साथ वैक्सीनेट हो जाएंगे, वो कुछ नहीं होगा, किसी एक को होगा, लेकिन उस एक को बचाने के लिए फिर इंतजाम होना चाहिए। अच्छा, सब एक्यूट एन्केफेलाइटिस, थ्रोम्बोटिक इवेंट्स की बहुत बात हो रही थी कि क्लॉट बन रहे हैं एस्ट्राजेनेका से। अच्छा, वो भी अगर आप उनका प्रोपोर्शन देखें तो जितना एक हवाई सफर से क्लॉट्स बनते हैं, ठीक है, उससे कहीं कम इस वैक्सीन से क्लॉट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन बहुत कम है। और अगर आप उसको कंपेयर करें कि कोविड के अपने कितने नुकसान हैं बनिस्बत इसके कि वैक्सीन लगाने के बाद जो है वो क्या नुकसान होता है, वैक्सीन का अपना क्या नुकसान होता है, तो कोविड के नुकसान कहीं ज्यादा है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट खवातीन को वैक्सीनेट नहीं कराते कि पता नहीं क्या साइड इफेक्ट हो जाए, ठीक है। और उनको जब कोविड होता है तो हमने तो यहाँ इतनी सैड डेथ्स देखी हैं 7th 8th 9th मंथ में, क्योंकि कोविड प्रेगनेंसी में बहुत सिवियर होता है। तो हम तो कहते हैं कि खुदा के लिए प्लीज आप उनको वैक्सीनेट कराएं बनिस्बत इसके कि आप उनको अनप्रोटेक्टेड छोड़ दें। जो जब डिजीज होता है ना, आपने वैक्सीन नहीं कराया तो सिवेरिटी जो है उसका रेशो ज्यादा होता है, माइल्ड डिजीज कम होती है और एसिम्प्टोमेटिक लोग कम होते हैं। जबकि जब आप इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दें, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के जरिए, तो देखिए सिवियर डिजीज कम हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। माइल्ड डिजीज होता है जब होता है तो, और जो है ऐसा कि बिल्कुल डिजीज ना हो ऐसा कम होता है, ठीक है। यानी ये कि अगर हम ये सोचे कि हमने क्योंकि वैक्सीन लगा दी है तो इसीलिए कोविड नहीं होगा, ये जो है ये खाम ख्याली है। कोविड फिर भी हो सकता है, उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, जो वैक्सीनेशन के बाद भी होता है। और ये आपको मीजल्स में भी मिलेगा, चिकन पॉक्स में भी मिलेगा। बहुत सारे कुछ बच्चों को चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगने के बाद भी चिकन पॉक्स हो जाती है, मीजल्स वैक्सीन लगने के बाद भी मीजल्स हो जाती है, इसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन वो होता माइल्ड है यूजुअली, ठीक है। कम होंगे, बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनको वैक्सीन लगने के बाद, अगर वैक्सीन इफेक्टिव है तो वैक्सीन लगने के बाद सिवियर इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक हमारी वैक्सीन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि प्रिवेंशन ऑफ क्लिनिकली सिम्टोमेटिक और सिवियर इन्फेक्शन, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इन्फेक्शन ना हो ये हमारी विशफुल थिंकिंग है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई वैक्सीन बन जाए जो सीरो कन्वर्जन से ही रोक दे कि आपको एक्सपोजर हो गया है लेकिन आपको फिर भी कोविड नहीं होता, तो ये वो है जो कि हम एज अ वर्ल्ड अब फिलहाल चाह रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि कोई ऐसी वैक्सीन भी आ जाए ताकि इन्फेक्शन रुके तो सही, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो कि कोविड के सिलसिले में बहुत उठी थी कि ये वैक्सीन इतनी जल्दी आ गई मार्केट में। अभी कोविड आया और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी फैली और अभी भी फैल रही हैं, ठीक है, कि ये तो पैसे कमाने का जरिया है और ये है और वो है, और इतनी जल्दी इन्होंने वैक्सीन निकाल दी तो इसीलिए वायरस भी इन्होंने खुद बनाया था। अभी भी बहुत सारी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ठीक है। देखें क्यों आया कोविड और उसके पीछे क्या वजूहात थे, ये तो अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बारे में अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली करने की जरूरत ये है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है, ये हमें सोचना चाहिए।
और उसको अंदर बिल्कुल अपनी अकल को जो है ना वो बायस नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे मौजूद है वो बहुत हद तक अनरिलायबल है, सोर्सेज नहीं होते हैं सही, लोग रेफरेंसेस भी नहीं चेक करते बहुत सारे, और इसको बकायदा एक इंफोडेमिक बन गई है। ठीक है, इंफोडेमिक यानी कि इंफॉर्मेशन का बौछार जो लोगों पे गिराया जा रहा है, और उसमें फॉल्टी इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है बनिस्बत सही ट्रू इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अगर आप देखें नॉर्मल वैक्सीन में होता क्या है, एक प्री क्लिनिकल स्टेज होती है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, सबको पता होना चाहिए। एक फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3 होता है, फिर फेज 4 होता है। ये हर ड्रग के लिए ऐसे ही है, वैक्सीन के लिए भी ऐसे ही। ठीक है, कोई भी नई ड्रग, जब कोई नया मॉलिक्यूल बनता है तो उसको पहले एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एनिमल टेस्टिंग स्टेज होता है, इसको प्री क्लिनिकल स्टेज कहते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं वो, इसके अंदर वो जैसे माइस पॉपुलेशन है, गिनी पिग्स है, इसके ऊपर टेस्ट कर करके देखते हैं कि कौन सी डोज टॉक्सिक है, कौन सी डोज इफेक्टिव है, उससे इफेक्ट क्या हो रहा है, टिश्यूज पे क्या इफेक्ट हो रहा है। इस पे नॉर्मली 5 से 10 साल लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है एक फेज 1। फेज 1 में इंतहाई हेल्दी लोगों को लिया जाता है, किसी डिजीज इंसान को नहीं लिया जाता। ठीक है, और ये वो लोग होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, और ये हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं। और इसके अंदर तभी पैसे भी ज्यादा होते हैं, आप पैसे इनको इनको पैसे ज्यादा दिए जाते हैं क्योंकि नाउ दे आर वॉलंटियरिंग टू बी टेस्टेड बाय अ मॉलिक्यूल व्हिच हैज नॉट बीन टेस्टेड ऑन एनी ह्यूमन बिफोर। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए फेज 1 का पार्टिसिपेंट बनने के लिए। इन लोगों को अमूमन हॉस्पिटल किसी सेटिंग में रखा जाता है, रिसर्च यूनिट में इनको ऑब्जर्व किया जाता है, इनके बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड लेवल्स ड्रग के चेक किए जाते हैं। ठीक है, और 3 साल में से भी 20 से 50 लोगों पे टेस्ट करके, और उसके बाद यूजुअली देखा जाता है कि इनके ऊपर क्या साइड इफेक्ट आए, इनके ऊपर क्या इफेक्ट आए, सब कुछ। फेज 2 में इस तादाद को बढ़ा के 100 से 300 मजीद किया जाता है। ठीक है, और फिर दोबारा से सेफ्टी और ये सब कुछ चेक की जाती है। फेज 3 वो है जो पाकिस्तान में कैंसाइनो के साथ हुई। ठीक है, उससे पहले वो फेज 1 फेज 2 कर चुके थे। फेज 3 वो है जिसमें आप नॉर्मल अब लोगों को लेते हैं, ये वॉलंटियर्स होते हैं, लेकिन इनमें से किसी को शुगर भी होगी, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, किसी की एज कुछ होगी, किसी की एज कुछ होगी, आप कोई एज लिमिट भी नहीं लगाते। ठीक है, और बीमारियां भी हो सकती हैं उनको। तो आप एक लिहाज से और बहुत बड़ी तादाद में लोगों पर चेक करते हैं, और चेक करने के बाद उसके अंदर देखते हैं कि उनको क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस इज क्लोजर टू द नॉर्मल सेटिंग, कि अगर आप हजारों की तादाद में लोगों को चेक करेंगे ना, तो फिर ये आपको कुछ ऐसे इफेक्ट भी पता चलना शुरू हो जाते हैं जो फेज 1 या फेज 2 में नहीं पता चले थे। जैसे एस्ट्राजेनेका का क्लॉटिंग का होना फेज 1 फेज 2 में नहीं पता चला था, क्योंकि 20 से 25 लोगों को लिया था उन्होंने सिर्फ। इसकी जब हजारों की तादाद में आपने किया तब जाके पता चलता है। उसके बाद फेज 4 वो होता है जो अब वैक्सीनेशन हो रही है, ये फेज 4 है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि अब आपको वैक्सीन लग रही है, लेकिन ये मॉनिटर हो रहा है पीछे से, पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही है कि किसको कौन कौन से साइड इफेक्ट आ रहे हैं। एक इसका मॉनिटरिंग का सिलसिला होता है, और बहुत सारी कंपनीज भी खुद से मॉनिटर कर रही होती हैं। और उसके बाद फिर जो आपको एक, अगर आप एक लिटरेचर इंसर्ट देखें, आप टेटनस की टॉक्सॉइड खरीदें, उसका आपको एक लिटरेचर इंसर्ट मिलता है, आप उसको पढ़ें तो उसके अंदर लिटरेचर में पूरा लिखा होता है ये इतने से इतने लोगों में हमने ये देखा, किसी भी दवाई में। तो वो इसी तरह से होता है कि ये फेज 1 2 3 4 के डेटा को पूल करके उसके बाद वो बताते हैं कि इसके अंदर ये साइड इफेक्ट आए, ये साइड इफेक्ट आए, ये साइड इफेक्ट आए। ठीक है, कोविड वैक्सीन में जो थोड़ा सा एक वो है, वो ये है कि इन्होंने एनिमल टेस्टिंग को बाईपास किया है। एनिमल्स में कुछ टेस्टिंग नहीं हुई क्योंकि टाइम नहीं था। ठीक है, मतलब जो भी वैक्सीन है उसने डायरेक्टली फेज 1 एंटर किया है। फेज 1 भी आप देखें 3 साल के बजाय 6 से 9 महीने में हुआ है। फेज 2 भी 6 से 9 महीने में हुआ है। हुआ क्या है कि फेज 1 और फेज 2 ओवरलैप भी कर रहा था। जब फेज 1 चल रहा था उसी वक्त उन्होंने फेज 2 में भी लोगों को ले लिया था। ठीक है, तो ये और ये साथ साथ चल रही थी। आप सोचें कि साइनोफार्म वैक्सीन की फेज 1 ट्रायल यहाँ इंडस में चल रही थी, और ये वैक्सीन यूएई में लग रही थी।
तो अलग अलग मुल्कों में अलग अलग काम हो रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी हुई हैं, ठीक है। और इसीलिए आपको एक वैक्सीन जिसको अगर आप इसको प्लस करें 3, 6, 9, 10 से 12 ईयर्स लगते हैं एक वैक्सीन को मार्केट में आने में। यहाँ कितना टाइम लगा है, 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गई है, ठीक है। अब मास वैक्सीनेशन शुरू हो गई। इसको आप जो एंटी वैक्सर है वो इसको बेस बनाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप ये देखें कि कितनी जल्दी मार्केट में आई है और इसमें जो है साइड इफेक्ट तभी हो रहे हैं और अननोन है, बहुत सारी चीजें अभी भी अननोन है, ठीक है, क्योंकि तेजी से आई है मार्केट में चीजें। चाइनीज वैक्सीन का तो डेटा भी अभी जो है पूरी तरह सामने नहीं। फेज 3 ट्रायल का डेटा साइनोफार्म का और साइनोवैक का और कैंसाइनो का भी अभी किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है, विच इज अ बिग थिंग। क्योंकि पीयर रिव्यूड जर्नल में जब डेटा पब्लिश होता है वो वहां पूरी सही तरह से जांच पड़ताल करते हैं कि आपने जो बातें लिखी हैं वो स्टेटिस्टिकली सही हैं या नहीं है, आपने जो कैलकुलेशंस की हैं, जो एफिकेसी निकाली है, जो आप कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन इतने % इफेक्टिव है, वो आप सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, ठीक है। मॉडर्ना का, फाइजर का, एस्ट्राजेनेका का, जॉनसन एंड जॉनसन का और स्पुतनिक का डेटा लैंसेट या एनईजेएम इन सब में छप चुका है, अच्छे रेप्यूटेड जर्नल्स में फेज 3 का डेटा छप चुका है, ठीक है। इसीलिए हम डेटा के बेसिस पे ये कह रहे हैं कि ये वाली वैक्सीन ज्यादा रिलायबल है, इसलिए क्योंकि आपको इनके बारे में पता है, ठीक है, कि इन्होंने अपना डेटा पूरा छाप दिया है, उन लोगों ने भी चेक करके हाँ कि भाई, और बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। एक जो बात है ना फॉर द प्रो वैक्सीनेशन, अब ये ना हो कि आप लोग सब आज से डर के कहने लगे कि जो है आप तो हम वैक्सीन लगवाएंगे ही नहीं। डॉक्टर समरीन ने तो ऐसी बातें कर दी हैं, हमें बता दिया है कि कोविड वैक्सीन तो लगानी नहीं चाहिए। ये आउटकम नहीं होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हजारों की तादाद में लोगों पे वैक्सीनेशन का डेटा जो वैक्सीन मैंने बताई हैं उनका आ गया है, ठीक है। और जिनका नहीं आया है ना, जैसे साइनोफार्म और साइनोवैक जैसे हैं वैक्सीन, अगर और कैंसाइनो, इनका फेज 3 डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, शायद पब्लिश हो जाए अगले, क्योंकि फेज 3 ट्रायल तो हुई है, हमारे सामने हुई है, वो कंपाइल हो रहा है अभी, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन फेज 4 रिजल्ट उनका जो मास वैक्सीनेशन हो गई है, पूरा यूएई साइनोफार्म से वैक्सीनेटेड है, ठीक है, इस तरह से। और वो जो फेज 4 है, यानी कि उन्होंने मास वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी, तो मुख्तलिफ कंट्रीज का बड़ा बड़ा डेटा है, इंडोनेशिया है, यूएई है, मिडिल ईस्ट और मुख्तलिफ कंट्रीज है, पाकिस्तान का अपना डेटा मौजूद है। एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर अब लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, ठीक है, लाखों की तादाद में। तो उसके अंदर हमारा अपना, जो हर कंट्री का अपना डेटा होता है, वो सबसे रिलायबल होता है कि आपकी अपनी पॉपुलेशन पे किसी वैक्सीन का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो वो अब हमारे सामने आ रहा है, तो उसमें कोई बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स नजर आए हैं, इफेक्ट अच्छा नजर आ रहा है। जैसे अब मैं आपको अपना बताऊं, हम अपने पिछले 3 महीने से मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे कोविड यूनिट में कितने वैक्सीनेटेड लोग दाखिल हो रहे हैं और कितने अनवैक्सीनेटेड लोग दाखिल हो रहे हैं। तो हमें यही नजर आ रहा है कि 98% लोग जो दाखिल हो रहे हैं और जो खराब हो रहे हैं, जिनमें मौतें भी हो रही हैं, वेंट पे भी जा रहे हैं या बायोपैप पे जा रहे हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, ये सारे अनवैक्सीनेटेड है। वैक्सीनेटेड क्यों दाखिल नहीं हो रहे? इसी तरह से यूके के अंदर अब एक रियल टाइम डेटा है, उन्होंने यूके ने खोल दिया है अपना, क्योंकि उन्होंने अपनी 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है, 60-70% को एक टारगेट अचीव कर लिया। अब उनसे 30% कोई ऐसी पॉपुलेशन रह गई है जो अनवैक्सीनेटेड है। अब पूरा यूके खुला हुआ है, वहां वो लोग मास्क भी नहीं पहन रहे, उनके जो है स्कूल्स, उनके ये, उनकी वो, उनकी सारी पब्स खुले हुए हैं, उनके जो है वो कॉन्सर्ट्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, यानी बिल्कुल अनकंट्रोल सेटिंग में। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ कुछ इन्फेक्शन तो होगा। लेकिन इस दफा इतनी वैक्सीनेशन के बाद उनका उनका जो वो है इन्फेक्शन रेट, जिस तरह से पहले आसमान को छुआ था पिछले साल यूके में, कि यूके में जगह नहीं थी उनको, जो है वो हर हॉस्पिटल में सिर्फ कोविड एडमिटेड था और वो लोग चीख रहे थे, बिल्कुल एक कोलैप्स की जद पे आ गया था एनआईएच। इस वक्त ऐसा नहीं है, which is a real time success of COVID vaccination which we are ourselves observing। हमारे अपने हॉस्पिटल में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके अंदर हम जो डेटा स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुए वैक्सीनेटेड लोगों में भी हुई, जो है कोविड हुआ, लेकिन सिक नहीं हुए।
ऐसा नहीं हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज हुए हों, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वैक्सीन प्रोटेक्शन बहुत सारी हैं। अगर ये कहा जाए, ये हम नंबर गेन करने लगते हैं कि फाइजर 90% इफेक्टिव, 95% इफेक्टिव है, साइनोफार्म 79% इफेक्टिव है। वैक्सीन प्रोटेक्शन को असेस करना बहुत मुश्किल है किसी भी इंसान में। देखिए ओल्ड एज में इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा, पहले इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मौजूद है नहीं मौजूद है, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, डायबिटीज है, ये है वो है, ठीक है, कौन सा वायरस सर्कुलेट कर रहा है, जैसे डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव है या नहीं है, अल्फा के खिलाफ इफेक्टिव है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच इफेक्ट वायरल प्रोटेक्शन। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और हर्ड इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी के ऊपर अब इस पे भी बहुत डिबेट्स हुई है कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। बहुत सारे कंट्रीज का ये ख्याल था, यूके समेत शुरू में, कि हम जो है ना कोविड को होने देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स तबाह हो रही थी लॉकडाउन करके। तो वो कह रहे थे कि कोविड फैलेगा पूरी पॉपुलेशन में, आहिस्ता आहिस्ता हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, और वो गलत स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, अब हम पहले आते हैं कि ये सारे ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल, ठीक है, और ये डिजीज्ड है और ये वैक्सीनेटेड है, ठीक है, तीन तरह की हैं, तो इसको हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे ये डिजीज्ड पर्सन आया और ये सारे ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल का मतलब इनको डिजीज हो सकती है। अगर हाईली इन्फेक्शियस वायरस है तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद वो सबको डिजीज कर देगा, सब एक से दूसरे लगता रहेगा, कुछ लोग ससेप्टेबल रह जाएंगे, ये नेचुरली हो रहा है, ठीक है। इसमें फिर मौतें भी बहुत ज्यादा होंगी, और फिर लोग बहुत बीमार होंगे, इकोनॉमिक्स तबाह होगी, लोग घर बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वो है कि जहां पे आपके हर्ड इम्यूनिटी का लेवल अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे फर्ज करें अभी हमारे पास पाकिस्तान में कोविड वैक्सीनेशन की जो सूरत हाल है वो ये है कि कुछ लोग वैक्सीनेटेड है और बहुत सारे लोग अनवैक्सीनेटेड ससेप्टेबल है, ठीक है, और कुछ लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। अभी हमारी पॉपुलेशन का 10% वैक्सीनेट हुआ है सिर्फ, ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए आपको यहाँ पे आप पावर लगाएं वरना ये बंद हो जाएगा। ये है पावर कौन सी, हाँ, तो जो आप, ये मेरी एज है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा जो है वो हम पावर कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ। तो बहरहाल मैं जारी रखती हूँ। इसके अंदर है ये कि अगर आपका हर्ड इम्यूनिटी, उमूमन आपको हर इन्फेक्शन की अलग होती है, लेकिन उमूमन 70% तो लोगों को आप पॉपुलेट कर दें तो जाके जो है आपको हर्ड इम्यूनिटी एस्टैब्लिश होती है, ठीक है। तो अब ये अगर ऐसी सूरत हाल हो कि कुछ वैक्सीनेटेड है और कुछ ससेप्टेबल है, तो होगा ये कि डिजीज ट्रांसमिशन आपकी चलती रहेगी, क्योंकि एक डिजीज इंसान एक ससेप्टेबल इंसान को डिजीज कर देगा और वो दूसरे ससेप्टेबल इंसान को कर देगा, ठीक है। और जो वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है, वो कम होंगे, वहां से डिजीज इंसान को नहीं पहुंच, दूसरे ससेप्टेबल इंसान को नहीं पहुंचेगा, लेकिन ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपकी डिजीज ट्रांसमिशन कम्युनिटी में होती रहेगी। तो कोविड कंट्रोल कभी नहीं होगा जब तक कि हमारी वैक्सीन कवरेज बढ़ ना जाए, ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी ये है कि जब आपके बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो गए, ठीक है, और कुछ इक्का दुक्का ऐसे हैं जो ससेप्टेबल रह गए, जो अब यूके और यूएस की सूरत हाल है, वो अब अपने बच्चों तक को वैक्सीनेट कर रहे हैं, ठीक है, और काफी छोटे छोटी एज ग्रुप से भी आ गए। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब आपका अगर ये डिजीज इंसान भी है, उसके इर्द गिर्द काफी सारे वैक्सीनेटेड लोग हैं जहां से डिजीज आगे ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ये जो है दूसरों तक डिजीज नहीं पहुंचा पा रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से जब आप हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लें तो वो मर्ज सोसाइटी से, एक कम्युनिटी से खत्म हो जाता है। ये हुआ जो स्मॉल पॉक्स में हुआ, यही हुआ है जो पोलियो में मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे वाटर सप्लाई में बहुत पोलियो मौजूद है, लेकिन बाकी जगह पे हो गया है, सही है। तो अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी है ये हर इन्फेक्शन की अलग होती है, ठीक है। जो इन्फेक्शन जितना ट्रांसमिसिबल होगा, जैसे मीजल्स का बहुत हाई R0 है, यानी बहुत हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है। एक मीजल्स, अगर किसी को मीजल्स हो तो 15 लोगों को मीजल्स लगा सकता है,
ठीक है। जबकि अगर किसी को कोविड हो तो वो कोई 4 लोगों को, या अब जो डेल्टा वेरिएंट के लिए कह रहे हैं 6 से 7 लोगों को कोविड लगा सकता है, ठीक है। तो जितना हाई इन्फेक्शियस रेट है, यानी कि जितना ट्रांसमिसिबल वायरस है, उतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे मीजल्स के खिलाफ आपको 95% चाहिए, जबकि आपको रुबेला मम्स के खिलाफ 86% चाहिए टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी। उसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज बस ये मोटी सी याद रखें कि जितना वायरस या बैक्टीरिया ट्रांसमिसिबल होगा, ठीक है, दूसरे तक ट्रांसमिट हो पाए होने की उसके अंदर गुंजाइश होगा, उतना आपको ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है ताकि आप उस पॉपुलेशन से उस इन्फेक्शन को निकाल सकें। अच्छा अच्छा, मैं बस एंड तक पहुंच रही हूँ, तो मैं इसमें एक्नॉलेज करूंगी डॉक्टर सबिया अनीस को, जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। उनकी मैंने कुछ स्लाइड्स ली थी इसमें, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी और पढ़ाने के लिए मुझे बहुत यूजफुल लग रही थी। तो हम एंड में पहुंच गए हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ इम्यूनिटी डिस्कस की है और वैक्सीन डिस्कस किए हैं। ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे की तरह मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया है, लेकिन थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो फिर पूछ लीजिएगा। अगर कोई सवाल आते तो बता दे। पूछिए क्वेश्चन अपना। नॉट इम्यून, सवाल नहीं पूछा। इन ऑटोइम्यून के बारे में क्या सवाल पूछे हैं आप? जो ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं उनके लिए डिपेंड करता है कि कितनी सिवियर हैं, उसके हिसाब से थेरेपीज होती हैं। स्टेरॉइड दिया जाता है उसमें बहुत सारों में, इसी तरह से और इम्यूनोसप्रेसिव्स भी दिए जाते हैं, बायोलॉजिक एजेंट्स भी दिए जाते हैं। और तो वो मुख्तलिफ मोडालिटीज हैं जो कि यूज होती हैं उस ऑटो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। अब वो उस मर्ज को बेहतर कर देती हैं, और लेकिन उसका फिर एक इफेक्ट ये होता है कि वो इन्फेक्शन का रेट बढ़ा देती हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड्स खाएगा कोई इंसान, तो फिर वो उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे और वो इन्फेक्शन प्रोन हो जाएगा। कुछ लोग बता सकते हैं कि स्टेरॉइड से कौन सा, एक या दो चीजें बताएं जो कि स्टेरॉइड से इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। दो कोई इन्फेक्शन बता दें। डायबिटीज तो सही है, लेकिन डायबिटीज इन्फेक्शन नहीं है ना। इन्फेक्शन बताएं, डायबिटीज होती है डायबिटीज। अभी तो कोविड के जमाने में बहुत लोगों की डायबिटीज खराब हो रही है, क्योंकि वो खुद ही से खामा में स्टेरॉइड खाने लगते हैं, ठीक है, विच इज रॉन्ग। हर एक को स्टेरॉइड की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। हाँ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कौन सा? उसको आवाज ही नहीं आई। हाँ, कोई बताएगा कौन सा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि स्टेरॉइड की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है? नहीं, और बताएं। ब्रोंकाइटिस, एस्मा के तो ट्रीटमेंट में यूज होता है स्टेरॉइड। टीबी, ठीक है, टीबी में आप बहुत ज्यादा जो है ना प्रोन हो जाते हैं टीबी के लिए, अगर आप प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड्स खाएं। इसी तरह से अभी जो ब्लैक फंगस की बातें हो रही थी कोविड के अंदर, ब्लैक फंगस कौन सा है? इंडिया के अंदर जो ब्लैक फंगस बहुत फैला था, हमारे पास भी कुछ एक आध केसेस हमने देखे हैं, ठीक है। तो वो कौन सा ब्लैक फंगस होता है जो फैलता है और जो बहुत खतरनाक है? सबको शाबाश, म्यूकोर माइकोसिस। तो म्यूकोर माइकोसिस जो है, जितना स्टेरॉइड यूज करते हैं, और इसके अंदर कोविड में तो डबल ट्रबल हुई है ना। कोविड के अंदर शुगर खराब होती है, ठीक है, और आप उसके बाद फिर स्टेरॉइड देते हैं, शुगर और खराब होती है।
और म्यूकोर जो है वो शुगर जिनकी बढ़ी हुई हो उसके, वो भी म्यूकोर प्रोन होते हैं, और जो स्टेरॉइड जिनको मिल रही हो वो भी म्यूकोर प्रोन होते हैं। फिर उनको मिलती है ऑक्सीजन। अगर फर्ज करें वहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा नहीं है और कंटेमिनेटेड आपने ऑक्सीजन, वो जो आपकी नेजल प्रॉन्ग्स वगैरह हैं वो साफ सुथरे नहीं है, तो वहां से डायरेक्टली आपका फंगस वंगस और मुख्तलिफ चीजें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। वैक्सीनेशन कैन बी इंजेक्टेड विथ स्टीरॉयड यूजर, यस इट कैन बी। ठीक है, देखिए दो तरह के, अभी ये सवाल बहुत आ रहा है कोविड वैक्सीनेशन के अंदर कि कुछ लोग हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मुख्तलिफ दवाइयों पे हैं, अब वो वैक्सीन लगाएं ना लगाएं क्या करें। एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने की ये है कि अगर आप कोई ऐसी दवाएं खा रहे हैं जो आप छोड़ नहीं सकते, जैसे अगर आप स्टेरॉइड खा रहे हैं, अगर आप स्टेरॉइड छोड़ेंगे तो आपके डिजीज का फ्लेयर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑटो इम्यून कंडीशंस कुछ ऐसी होती है, उनका जैसे फ्लेयर हो जाता है, उनके जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं, तो फिर आप नहीं छोड़ सकते वो दवाई, तो आप फिर वैक्सीन लगवाएं, लेकिन ये सोचते हुए कि हो सकता है मेरा रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आए जितना बाकी लोगों का आया है। और इसीलिए इन लोगों के लिए वैक्सीन फाइजर या मॉडर्ना रिकमेंडेड है, जिनका हमने देखा है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो ट्रायल्स में पब्लिश हुआ है वो बहुत वैसा वाला पब्लिश हुआ है ना कि अच्छा है, 95% 94% का रिस्पॉन्स है। तो इसीलिए इन लोगों के लिए हुकूमत ने ये वाली वैक्सीन मुख्तस की हैं कि अगर कोई जाए और वहां ये बताए कि मैं इम्यूनोसप्रेसिव पे हूँ, मैं स्टीरॉइड पे हूँ, तो वहां वो खुद आपको फाइजर या मॉडर्ना लगाएंगे। ठीक है, यूनिट्स एंड टोडलर में वैक्सीन कितनी सेफ है? ये किसमें? टोडलर एंड यूनिट्स। कौन सी वैक्सीन? देखें, अगर आप कोविड की बात कर रहे हैं तो अच्छा, कोविड वैक्सीन अस्थमा के पेशेंट्स को लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। और ऐसा नहीं है, जो एलर्जी प्रोन होते हैं उनको कंट्रोल्ड सेटिंग्स में वैक्सीन लगनी चाहिए, एक हॉस्पिटल सेटिंग में जहां सारे इंतजाम मौजूद हो कि अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो फिर वो उसको डील किया जा सके। ठीक है, लेकिन वैक्सीन लगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो टॉडलर्स हैं या जो यंग लोग हैं, तो उनमें कोविड वैक्सीन की ट्रायल्स अमेरिका में कोविड फाइजर जूनियर और इस तरह के नाम से मुख्तलिफ ट्रायल्स चल रही हैं, और उन्होंने तो ट्रायल के बगैर भी मास वैक्सीनेशन बच्चों की 12 से 17 साल की उम्र की करना शुरू कर दी है, जिसकी बेसिस पे सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐलान किए हैं और 15 साल के बारे में कहा है कि 15 साल से ऊपर के बच्चे जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये वाली चीजें हैं, ट्रायल सेटिंग में तो हो रही है, लेकिन असली में स्टार्ट नहीं हुई है, उसका सेफ्टी डेटा अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बाकी वैक्सीन तो बच्चों में ही लगती हैं, डीपीटी और बीसीजी और पोलियो ड्रॉप्स और आईपीवी और रोटा वायरस, ये तो सब